नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा राज्य में हाल ही में आई आपदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहद ही अहम रहा है। हालांकि खराब मौसम की वजह से हवाई दौरे को रद्द कर दिया गया था। वहीं तय कार्यक्रम में बदलाव करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस में ही बैठक की गई और जहां उन्होंने उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से भी बातचीत की और राहत बचाव की स्थितियों पर भी उनकी ओर से जायजा लिया गया। और क्या कुछ रही राज्य की स्थिति इस दौरान, इससे बचाव कर्मियों ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। राज्य की जो वर्तमान स्थिति है, बाढ़ की, बारिश की, आपदा की पूरी स्थिति है, उस विषय में भी राहत कर्मियों ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया। अपने उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की और उसके साथ ही साथ जो केंद्र और राज्य के बचाव कर्मी थे उनसे भी मुलाकात की, जो इस आपदा के दौरान देवदूत की तरह जिन्होंने लोगों को न सिर्फ बचाया, उनकी सेवा की, बल्कि लगातार अभी भी वो इस आपदा से निपटने में लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे कर्मियों से मुलाकात की और उनसे राज्य में आई आपदा की विस्तृत जानकारी ली और इस मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। क्या अभी वर्तमान स्थिति है, किस तरह का राहत कार्य और बचाव कहां-कहां किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ चुनौतियां हैं और क्या कुछ चीज़ें कैसे की जा रही हैं, उस विषय में भी उन्होंने विस्तार से प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातें साझा की। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया है। आपको बताते चले कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता काले कपड़ों में प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जता रहे थे और हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया। तो वहीं बताते चले कि महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा दीवार पर चढ़कर आवाज भी उठाई और जहां कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दौरे के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध भी जताया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मिलकर अपनी बात रखना था, लेकिन सुरक्षा के कारणों से यह संभव नहीं हो सका और इस घटना से एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और तनावपूर्ण माहौल भी देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर खटीमा से है, जहां पर नेपाल में फैली हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने के लिए उद्देश्य से सीमांत के खटीमा क्षेत्र में पहुंची आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने खटीमा कोतवाली में जनता दरबार लगाकर लोगों की जन समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि इस दौरान सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए उपस्थित जनता और जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए गए। तो वहीं जन समस्याओं को सुनने के बाद आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने तुरंत ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बताते चले कि इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए आईजी अग्रवाल ने यह भी बताया कि इस जनता दरबार का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनकर उनका यथासंभव जल्द से जल्द निवारण करना है। तो वहीं नेपाल के विषय में बातचीत करते हुए आईजी अग्रवाल ने कहा कि नेपाल में वर्तमान हालातों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सभी सीमांत तो पुलिस चौकियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है और आगे भी यह स्थिति हालात सामान्य होने तक पूरे तरीके से जारी रहेगी। उसका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और मैं अपेक्षा यही करती हूँ, जो यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, सबसे वार्ता के बाद हम लोगों ने जिस समस्या में टीम गठित किए जाने की आवश्यकता थी
जिस जिस समस्या में विवेचक को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए 1 माह के भीतर खटीमा की जनता को हमारा प्रयास रहेगा एक पॉजिटिव आउटकम दिखे। देखिए, नेपाल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जितनी यहाँ कैजुअलिटीज़ और इंजरीज हुई हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के कुछ जनपदों से हमारे जनपद उत्तराखंड के भी लगते हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। हमारा प्रयास ये है कि जनपद पर भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में और अपेक्षा अनुसार सुदृढ़ पेट्रोलिंग की जाए, वहाँ पर गश्त स्ट्रॉन्ग रहे, एसएसपी और लोकल पुलिस के साथ की जा रही है। साथ ही साथ मकसद ये है कि किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना करें, नेपाल से भारत में दाखिल ना हो। जितना संज्ञान में आया है कि वहाँ पर काफ़ी जेल ब्रेक भी हुए हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी वहाँ से फरार हुए हैं। तो अपराधी अपराधी है, वो भारत या नेपाल का नहीं है। और अगर अपराधी वहाँ से फरार हुए हैं तो उनको शरण हिंदुस्तान में, भारत में नहीं दी जाए, यही एक प्रयास है। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हमारा प्रयास यही है जॉइंट पेट्रोलिंग जो बढ़ाई गई है एसएसबी और पुलिस के बीच में। साथ ही साथ क्योंकि वन क्षेत्र है तो हम लोगों ने वन विभाग के रेंजर्स, उनके फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कि हमारा पोरस बॉर्डर, हर जगह बैरियर्स नहीं है, हर जगह चेकिंग संभव नहीं है, तो इसलिए अगर वहाँ पर हम सीसीटीवी सर्वेलेंस बढ़ाएं तो इस ओर भी प्रयास किया जा रहा है कि हम जनपदों। अब खबर पौड़ी से है, जहां पर टिहरी जिला प्राधिकरण के द्वारा मलेथा क्षेत्र में फर्जी जोन घोषित करने के आदेश के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि देवप्रयाग जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक गणेश भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण कीर्ति नगर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जहां प्राधिकरण के खिलाफ आक्रोश को जताया गया। बताते चले कि गणेश भट्ट ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं के शुरू होने से पहले ना तो ग्रामीणों को प्राधिकरण कानूनों की जानकारी दी गई थी और ना ही धारा 7 के बारे में बताया गया। और अब जब ग्रामीण अपने मकान और दुकानों का निर्माण कर रहे हैं तो उन्हें नोटिस भेजकर कार्य रुकवाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि विस्फोटों के कारण जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। साथ ही रेलवे स्टेशन के 400 मीटर के दायरे में किसी भी नए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है। देखिए, मलेथा रेलवे स्टेशन परियोजना के शुरुआती दिनों में ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि रेलवे स्टेशन बनने के बाद या समापन के समय पर एक जिला विकास प्राधिकरण की धारा 7 को मलेथा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। शायद अन्य रेलवे स्टेशनों के जगहों पर भी नहीं बताया गया होगा लोगों को, ग्रामीणों को, कि इस तरह की एक धारा लागू की जाएगी जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन की परिधि सीमा से 400 मीटर की हवाई रेंज में कोई भी नया निर्माण कार्य आप नहीं कर सकते। ना आप नया मकान बना सकते हैं, ना नई दुकान बना सकते हैं, रास्ता नहीं बना सकते, किसी भी तरह का कोई विकास कार्य आप नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो धारा 7 में आपका चालान होगा और उस चालान को भुगतने के लिए आपको जिला विकास प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसी वजह से आज मलेथा के गाँव वाले परेशान हैं। एक तो उनको उचित मुआवजा नहीं मिला, रेलवे में लगातार विस्फोट के कारण लाखों करोड़ रुपए के भवनों को उनका नुकसान हुआ, उचित मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर इस तरह से उनको चालान भेज करके उनको मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। इसके खिलाफ ये लड़ाई है। ये हक हकूक जमीन, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, इसे हम लड़ रहे हैं। और आज उप जिलाधिकारी में मलेथा के वासियों के साथ मिलकर के हमने शासन प्रशासन को ये चेतावनी दी है, उनसे ये मांग की है, जिलाधिकारी को भी इसके बारे में सूचना दी है कि जो धारा 7 के तहत जिला विकास प्राधिकरण की जो ये जियो जो जारी हुआ है, ये जियो निरस्त होना चाहिए, किसी भी हाल में निरस्त होना चाहिए, वरना एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अब खबर रुड़की से है, जहां लक्सर के बालावाली में 8 अगस्त को हुई आगजनी की घटना को लेकर लक्सर से रुड़की पहुंचे ब्राह्मण समाज और सर्व समाज के लोगों ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि घटना के बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार पर पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा अनुचित है। तो वहीं वक्ताओं ने यह बताया कि विधायक ने उस समय मौके पर पहुंचकर हालात संभालने का प्रयास किया और पुलिस व जनता दोनों की मदद की और जिससे बड़ा हादसा टल गया। उनका उद्देश्य शांति बनाए रखना था, न कि उपद्रव को बढ़ावा देना। तो वहीं विधायक उमेश कुमार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे समय पर मौके पर ना पहुंचते तो स्थिति और भी बिगड़ सकती थी और यहां तक कि मॉब लिंचिंग जैसी गंभीर घटना भी हो सकती थी। फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने वाहन जलवा दिया ताकि सबूत मिट जाएं। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने दंगा कराया, पथराव कराया। वीडियो जारी हो चुके हैं। एक विधायक पहली बार कोई नेता इतनी बहादुरी के साथ दंगा स्थल पर, जिसने पुलिस कर्मियों की हत्या होने से बचाई, जिसने मॉब लिंचिंग होने से बचाई, जिसने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ घटनाएं घटने से बचाई, ये पहला उदाहरण है देश में जहां कोई नेता, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए पथराव के बीच, जहां लाठियां चल रही थी, पथराव हो रहा था, मारने की स्थिति थी, वहां बीच में रहकर पुलिस को भी बचाए, युवाओं को भी बचाए और हर प्रकार से दंगे, अगर मैं उस दिन नहीं होता और अगर ये मॉब लिंचिंग हो जाती, इसकी आग पूरे हरिद्वार जनपद में भड़कती और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में आपको दंगा और जान माल की हानि देखने को मिलती। भाई ये प्रेस वार्ता आज इसलिए की हम सब लोगों ने, सर्व समाज के लोग हैं, जो कोई किसी भी क्षेत्र से है, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह से है। किसी ने अखबार में पढ़ा, किसी ने सोशल मीडिया पर देखा, किसी ने कहीं देखा, तो इस बात का कष्ट हुआ चूँकि वो वीडियो सामने आ गई सबके, और उस वीडियो में विधायक जी निष्पक्ष बिल्कुल सबको बचाने की कोशिश कर रहे, अपनी जान जोखिम में डालकर पत्थर बरसाए जा रहे, फिर भी घुसे जा रहे, और अगर वो ना घुसते तो जो पुलिस वालों को पकड़ रखा था ना, तो साफ दिखाई दे रहा वीडियो। विधायक जी ने अपनी जान पर खेलकर पुलिस वालों को भी बचाया, और मतलब है कि हर प्रकार से विधायक जी उस चीज़ को कह रहे हैं, कहते हुए सुने गए हैं कि भाई पत्थर मत मारो, हम आपस के ही तो लोग हैं, किसको लग जाए, किसको चोट लग जाए। दूसरी बात यह है कि विधायक जी कह रहे हैं कि भाई इसका सैंपल भरा जाए, सैंपल भर के इसकी जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच हो, इनको जेल में करूँगा, मेरा काम है, मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपको। इन सब के बावजूद भी विधायक को ही टारगेट कर दिया, विधायक को ही नामजद कर दिया। ये बड़ी पीड़ा की बात है, बड़ा दुख हुआ। जनप्रतिनिधि ही अगर हमारा नेतृत्व नहीं कर सकेगा या हमको नहीं मतलब प्रोटेस्ट कर सकेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रामनगर से है, जहां स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि यह दिन उन वीर वन कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने वन और वन्य जीवों की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो वहीं धनगढ़ी इंटरप्रिटेशन के सेंटर में शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां 1982 से 2025 तक शहीद हुए 35 से अधिक वन कर्मियों के नाम स्मारक का भी अंकित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क में डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बटोला ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों का अस्तित्व इन वीरों के साहस और बलिदान से ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि शहीद वन कर्मियों को अपेक्षित सम्मान और मान्यता नहीं मिलती, फिर भी वे निष्ठा से सेवा करते हैं। हर साल 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि हमारे जो वनकर्मी हैं, जो कि ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके जो कार्य रहे हैं, उनको नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। आज इसी के उपलक्ष्य में पूरे वेस्टर्न सर्किल के स्टाफ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने हमारे जो धनगढ़ी गेट पे शहीद स्मारक है, वहाँ पर पहले पुष्पांजलि अर्पित की गई, 2 मिनट का मौन रखा गया उनकी याद में और फिर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने एक डिस्कशन किया है। हमारा उद्देश्य है कि जो उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उन्होंने जो अपनी शहादत दी है हमारे वन एवं वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पे हम हर साल उनको नमन कर सकें, उनको याद रख सकें। देखिए, अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत में जो वनकर्मी हैं, जो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है वन एवं वन्य जीव और पर्यावरण की प्रोटेक्शन के लिए, वो बहुत बड़ा नंबर आता है। हमारे यहाँ भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी आप जानते हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष में, वन्य जीवों के प्रोटेक्शन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। साथ ही जो पूरा वेस्टर्न सर्किल है, जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर पेड़ों की कटान रोकने के लिए खनन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक बार फिर से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर फरासू के समीप हुए लैंडस्लाइड के चलते भारी मलबा सड़क पर आ गया और जिससे कि यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। तो वहीं यह मार्ग चारधाम यात्रा और स्थानीय आवाजाही के लिए बेहद ही अहम है। तो वहीं आपको बता दें कि भूस्खलन के कारण गिरे मलबे से न केवल सड़क बाधित हुई है बल्कि हाईवे के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है और जहां लोक निर्माण के द्वारा लगातार सड़क को बहाल करने का कार्य भी किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस लैंडस्लाइड के चलते जहां यात्रा भी प्रभावित होगी तो वहीं रास्ते को खोलने का काम जेसीबी की मदद से शुरू कर दिया गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महसूद का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता का खुद अनुभव लेते हुए छात्रों के साथ मिलकर भोजन भी किया। तो वहीं बता दें कि जिलाधिकारी ने छात्रों से मिड डे मील के भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली और भोजन बनाने वाली माताओं से भी बातचीत की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और खाना बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि मिड डे मील से पहले जिलाधिकारी ने कक्षाओं का भी दौरा किया, जहां पर छात्राओं से उनके भविष्य और विषयों को लेकर सवाल भी किए गए। उन्होंने मेहनत करने की भी प्रेरणा दी। तो वहीं आपको बता दें कि मयूर दीक्षित के इस व्यवहारिक और विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से स्कूल प्रशासन और छात्रों दोनों में ही उत्साहित नजर आए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 सितंबर को प्रदेश के कुमाऊं गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं बारिश जो है दर्ज की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा 13 सितंबर के बाद भी प्रदेश में बारिश होने की संभावनाओं को जताया गया है और इसके लिए प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में येलो अलर्ट को भी जारी किया गया। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि आज भी प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई। तो वहीं मैं आपको बता दें कि इसके अलावा 15 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है और इस दौर पर पर्वतीय इलाकों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। 12 सितंबर हो गई है, तो आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वो कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इंटेंस शावर मिल सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12 और 13 तारीख में कह सकते हैं उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ अधिकांश स्थानों पे और गढ़वाल में भी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही 12 और 13 तारीख में जो है उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जनपद है या चमोली जनपद है। तो यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। और उसके बाद फिर 14-15 में भी जो है एक्टिविटी रहेगी। तो 14-15 में भी कह सकते हैं अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और इक्का दुक्का स्थानों पे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी वर्षा मिल सकती है। तो ये जो है अगले 24 घंटे बाद जैसे जो है एक्टिविटी बढ़ेगी, तो 12-13 में थंडरस्टॉर्म के साथ जो है कहीं कहीं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर तीव्र से अति तीव्र वर्षा के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां एसडीएम के नेतृत्व में झंडा चौक और घाटी घाट में दवाई और दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है और इस दौरान झंडा चौक के 3 व गाड़ी घाट में 2 दुकानों की जांच की गई। बताते चले कि निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में रजिस्टर्ड मेंटेनेंस का जो है वो भी पूरे तरीके से नहीं पाया गया। तो वहीं सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी और अन्य अनियमितताएं भी पाई गई। तो वहीं आपको बता दें कि इन खामियों के चलते संबंधित दुकानों को 3 दिनों के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और जहां एसडीएम के साथ ड्रग्स विभाग पुलिस से आई सीमा बिस्ट ने भी तहसीलदार साक्षी उपाध्यक्ष के साथ इस दौरे में जो है मौजूद रही। तो बताते चले कि एसडीएम ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रजिस्टर के संधारित किया जाए और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी सुरक्षित रखा जाए और एक्सपायरी दवाइयों की बिक्री ना की जाए। आपको बता दें कि गाड़ी घाट में दुकानों में विशेष रूप से लापरवाही बरती जा रही थी और जिस पर सख्त कार्रवाई की गई है।
अब खबर रुड़की से है, जहां लंडोरा नगर पंचायत में नाली और सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। आपको बता दें कि नागरिकों ने आरोप लगाया है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और मौके पर नगर पंचायत का कोई भी अधिकारी मौजूद भी नहीं रहता और जिससे ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि निर्माण के दौरान ही नाली कई जगहों से टूट चुकी है, तो वहीं कॉल करने पर चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी बातचीत तक नहीं करते। और आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने शिकायत भी की है। तो वहीं आपको बता दें कि नाली इतनी छोटी है कि उसकी सफाई भी मुश्किल है और मामले में अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता ने जानकारी दी है कि निर्माण कार्य उनकी निगरानी में हो रहा है और सब कुछ मानकों के अनुसार है। यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदारों के पेमेंट को रोक दिया जाएगा। सलमान अहमद मेरा नाम है और ये वार्ड नंबर 1 की सड़क है और ये बनाई गई है। जो इसमें जो सामग्री लगी है ये घटिया किस्म की लगी है, जैसी होनी चाहिए वो नहीं लगी है। और इसकी नालियाँ भी इस टाइप से बनाई गई है कि जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई किसी भी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी का जो फावड़ा वगैरह भी होता है वो भी 5-6 इंच का होता है और ये नालियाँ 3-3 इंच की बनाई गई है। अब बताओ सफाई कैसे होगी? बरसात में वैसे ही सड़कों में पानी हो जाता है, उसके बाद सफाई नहीं होती, ना कोई यहाँ पर सुध लेने वाला है ना कोई देखने वाला है कि काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। ये भाई साहब वार्ड नंबर 1 है। दिक्कत ये है कि पीछे 9 इंची नाली करी इन्होंने, कहीं 9 इंची है, कहीं 8 इंची है, कहीं 6 इंची है, कहीं 7 इंची है। आगे आगे इन्होंने कर दी 3 इंची, 2.5 इंची, 5 इंची, 4 इंची। आपने वीडियो देखा होगा कितनी टेढ़ी मेढ़ी कर रखी। और सही मायने में ये है कि जी पीछे से पानी डल मारेगा तो आपका पानी कहाँ निकासी होगी? अभी बताओ। इनको बोलना क्या नहीं आता से बनेगी, तो इनके जवाब है AEO को फ़ोन किया वो नहीं आया, JE को फ़ोन किया वो नहीं आया। चेयरमैन से बात हुई? चेयरमैन से हमारा को मतलब नहीं है, हम दूसरी से कहीं ना कहीं 6 इंची मार डाल। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।